ये कहानी है 24 साल की एक जवान लड़के की जो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता था। उसे ये मौका मिलता तो है लेकिन बहुत ही बुरी सूरत हाल में। अब क्या वो ऐसी जिंदगी जी पाएगा और वो सूरत हाल क्या है जो उसकी रास्ते की रुकावट थी, जानते हैं आज की कहानी में। तो फिल्म की शुरुआत कहानी के हीरो को दिखाने से हुई जिसकी उम्र तकरीबन 24 साल थी। उसका नाम अकीरो था जिसने अभी अपनी एक जॉब शुरू की थी जहाँ आज जॉब पर उसका पहला दिन था। उसने दरअसल एक फिल्म बनाने वाली काफी बड़ी कंपनी में ये जॉब शुरू की थी जिसके लिए वो काफी पुरजोश और खुश नजर आता है। वो जब ऑफिस गया तो सारे ही वर्कर्स यहाँ तक कि उनका बॉस भी उसका काफी अच्छे से वेलकम करते हैं। लेकिन फिर अकीरो की सारी खुशियों पर पानी फिर गया क्योंकि उस बेचारे को लगातार 2 पूरी रातें जाकर काम करना पड़ता है। अब धीरे धीरे अकीरो को समझ आने लगती है कि उसकी कंपनी का माहौल इतना सख्त है कि वो अपने वर्कर्स पर जरा भी रहम नहीं करते बल्कि इनसे जानवरों की तरह काम लेते हैं। अकीरो का बॉस तो इतना बेरहम है कि वो सारा काम अपने वर्कर्स पर डाल देता है, उन्हें कभी भी सुकून से बैठने नहीं देता, हर वक्त बस काम ही काम लेता रहता है। अब जाहिर है इस तरह का माहौल अकीरो को तोड़ देता है। इसी वजह से वो हर दिन यहाँ आने से कतराता है, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस जॉब से वो इनकार करता। इन हालात में एक दिन उसकी मुलाकात अपने बचपन के दोस्त से हुई। ये दोनों मिलकर खाना खाते हैं जहाँ अकीरो उसके साथ जो हो रहा था उस सब के बारे में अपने दोस्त को बताता है। इस पर उसके दोस्त का कहना था कि मेरी सलाह ये है कि तुम हर चीज अपनी मर्जी अपनी शर्तों पर करो, न कि दूसरों की मर्जी से जियो। वो यहाँ अकीरो का दिल जलाने के लिए अपनी खुशहाल जिंदगी की बड़ी बड़ी बातें बताने लगता है कि मैं तो भाई अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, काम भी ठीक है और बहुत सारी खूबसूरत लड़कियाँ मेरी दोस्त भी हैं। ये सुनकर अकीरो को जलन होने लगती है तो अपने दोस्त को भी जलील करने के लिए वो माजी में हुई एक बात के बारे में बताने लगता है कि जब तुम और मैं स्कूल में पढ़ा करती थी तो एक दिन हमारे स्कूल में रेस हुई जिसमें मैंने और मेरी टीम ने तो बहुत अच्छा खेला, पर सिर्फ तुम्हारी वजह से हम लोग गेम हार गए क्योंकि तुम उस वक्त ठीक से नहीं दौड़ पाई थी। तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम बुज़दिल हो। उस दिन अपनी टीम को हरा दिया था। जो सुनकर उसके दोस्त को गुस्सा आ गया और इनकी बहस होने लगी जो थोड़ी ही देर में लड़ाई में बदल जाती है। खैर अकीरो की जिंदगी तो ऐसे ही चल रही थी जहाँ उसके पास सुकून का जरिया बस एक ही था और वो थी उसके साथ काम करने वाली एक लड़की जो अब अकीरो की दोस्त बन गई थी। लेकिन कहीं न कहीं ये उसे पसंद करने लगा था, अक्सर उसकी तारीफ किया करता था। उसका हौसला बढ़ाने के लिए कहता है कि तुम तो जबरदस्त हो, जो चाहे जिंदगी में कर सकती हो, जैसी चाहे जिंदगी जी सकती हो और कुछ भी हासिल कर सकती हो। जो सुनकर उसकी दोस्त दुखी हो गई, कहती है कि नहीं, असल में ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि इंसान को वो चीज कभी नहीं मिलती जो उसे चाहिए होती है, जिस चीज की इंसान ख्वाहिश करता है। अब अकीरो को इस कंपनी में काम करते करते पूरा 1 साल हो गया था जहाँ वो जज्बाती, दिमागी और जिस्मानी तौर पर पूरी तरह टूट गया था। एक सुबह जब अलार्म से उसकी आंख खुली तो अपने आप से ही वो कह देता है कि सोए रहो अकीरो, काम पर नहीं जाना। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो फिर भी आधे मन से जागा और तैयार होकर निकल जाता है। लेकिन जब वो बिल्डिंग से नीचे आया तो अपने सामने का नजारा देखकर उसकी होश उड़ गई। वो देखता है कि उसका पड़ोसी एक आदमी को काटकर बुरी तरह खा रहा था और अजीब जैसे कोई जानवर हो ऐसे गुर्रा रहा है। अकीरो को लगा कि शायद वो किसी मुसीबत में है तो उसकी मदद करने के लिए वो आगे बढ़ा। लेकिन जब उसके पड़ोसी ने पीछे मुड़ के देखा तो वो बहुत डरावना लग रहा था। इंसान तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसका मुंह और कपड़े खून से भरे हुए थे और आंखें भी अजीब सी थी। इसी के साथ वो मुंह से काले रंग का लिक्विड भी निकालता है। इससे पहले कि अकीरो कुछ समझ पाता वो उसी पर हमला कर देता है। तब जल्दी से वो अपनी जान बचाकर भाग जाता है जहाँ उस आदमी के अलावा और भी कई सारे ऐसे ही लोग आकर उस पर हमला कर देते हैं जिनसे बचकर वो भागने में लगा था। पर यहाँ हमारे हीरो को इन खतरनाक लोगों से ज्यादा अपनी जॉब पर जाने की फिक्र हो रही थी कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। वो बस इस बात से परेशान था कि इन लोगों को क्या हो गया है। वो बिल्डिंग से जब नीचे सड़क पर आया तो वहाँ का नजारा भी अजीब था क्योंकि ये अजीब लोग सही लोगों पर हमला करके उन्हें मार रही थी। हर तरफ खून खराबा था तो जाहिर है वो यहाँ से भी बचकर नहीं निकल सकता था। इसीलिए बिल्डिंग की छत पर आकर एक जगह खुद को लॉक कर लेता है। ये डरावने लोग अभी भी उसके पीछे पड़े हुए थे लेकिन यहाँ एक ग्रिल वाला बैरियर गेट था जिस वजह से वो लोग अंदर नहीं आ पाते। अब अकीरो छत पर आकर पूरे शहर को तबाह देखता है जहाँ उसे समझने में देर नहीं लगती कि पूरे शहर में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आ गया है। पूरा ही टोक्यो शहर ज़ॉम्बी से तबाह हो रहा है। पर यहाँ तो अकीरो अपने जॉब के माहौल से इस कदर परेशान था कि इन ज़ॉम्बीज के हमले में वो ये सोचकर काफी खुश हो जाता है, ओह वाओ, अब मुझे ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल जैसे कोई छोटा बच्चा खुश होता है जब उसे स्कूल ना जाना पड़े। अब इस सूरत हाल में अकीरो को अपने दोस्त की फिक्र होने लगी। वो मैसेज करता है पूछने के लिए कि तुम कहाँ हो और ठीक तो हो ना। इस पर वो उसे अपनी लोकेशन सेंड करके यहाँ आने को कहती है। अब जाने से पहले अकीरो अपने पड़ोस के एक कपल के घर जाता है जो टीवी पर ज़ॉम्बीज के हमले की खबरें देखकर काफी परेशान हो रही थी। यह औरत माँ बनने वाली थी लेकिन उनके पास खाने पीने का सामान खत्म हो रहा था।
तब अकीरो उनसे वादा करता है कि मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, पर आते हुए तुम लोगों के लिए खाना जरूर लेकर आऊंगा। थोड़ी ही देर में अकीरो उस घर में पहुँच जाता है जहाँ उसकी दोस्त ने उसे आने को कहा था। वो जब अंदर गया तो घर की हालत भी बहुत खराब थी। वो घबरा गया, डरते डरते अंदर आया जहाँ उसे एक जगह पर अपनी दोस्त मिल जाती है। वो भी काफी घबराई हुई थी। अकीरो को पकड़कर एक तरफ इशारा करके बताती है कि वो अभी भी इधर ही है, उस तरफ। अब अकीरो जब उस तरफ देखता है तो वहाँ उनकी कंपनी का डायरेक्टर था जो भी इस ज़ॉम्बी वायरस का शिकार हो चुका था। इस वजह से बहुत भयानक लग रहा था। उसका मुंह, कपड़े खून और काले लिक्विड से भरे हुए थे। वो आकर अकीरो पे हमला कर देता है, पर वो खुद को बचाने की काफी कोशिश करता है और उसे पकड़ के ही रखता है। लेकिन तभी उसकी दोस्त आकर डायरेक्टर का सर मार कर फोड़ देती है, जिससे वही मारा जाता है और ऐसे उन दोनों की जान बच गई। डायरेक्टर को मारने के बाद वो वहीं गिर गई। तब यहाँ अकीरो को पता चला कि मेरी दोस्त भी ज़ॉम्बी वायरस का शिकार है, क्योंकि डायरेक्टर ने उसे काट लिया था। इसीलिए अब वो भी ज़ॉम्बी बनकर अजीब तरह से उठती है और अकीरो पर हमला कर देती है। तब वो खुद को बड़ी मुश्किल से बचाते हुए उसे पीछे धक्का दे देता है। उसे अपने दोस्त की इस हालत पर बहुत अफसोस हो रहा था, इसीलिए उसे जान से नहीं मारता, बल्कि उसके अंदर अपने दोस्त के लिए जो प्यार था उसे बताकर यहाँ से चला जाता है। घर वापस आने से पहले वो अपने पड़ोसियों के घर जाता है, पर वहाँ की हालत देखकर उसकी होश उड़ जाती है। उसे समझ लग गई थी कि उनके घर में भी ज़ॉम्बीज़ का हमला हुआ है, क्योंकि हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था और वहाँ उसे कोई दिखाई भी नहीं देता। इसीलिए वो वापस अपने घर आ जाता है और यहाँ सोचने लगा कि हर कोई ज़ॉम्बीज़ का शिकार होकर खत्म हो रहा है, तो अब मुझे अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। हमेशा से उसकी ख्वाहिश थी कि वो अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी, अपनी शर्तों पर जिए। इसीलिए सोचता है कि इससे पहले मैं भी ज़ॉम्बीज़ के हाथों मारा जाऊं, ये बिल्कुल सही वक्त है अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करने का, जो हमेशा से मैं चाहता था, यानी अपने घर की साफ सफाई करके घर को अच्छा बनाना, घर के अंदर ही कैंपिंग करना, ढेर सारे शॉपिंग करना और मजे मजे के डिशेस बनाकर खाना वगैरह। इस तरह वो अपने पसंदीदा 10 कामों की लिस्ट बना लेता है और फिर अगले ही दिन से इन कामों को पूरा करने में लग जाता है। ज़ॉम्बी से बचते बचाते अकीरो एक शॉपिंग मॉल में जाता है और अपनी पसंदीदा डिशेस बनाने के लिए वहाँ से जरूरत का खाने पीने का सामान लेता है, जैसे गोश्त, सब्जियां, फल वगैरह, और फिर उसी बिल्डिंग की छत पर कैंपिंग करने लगता है। पर आज जब वो अपनी पहली डिश बनाने लगा तो उसे एहसास हुआ कि कुछ जरूरी चटनियाँ और मसाले तो है नहीं जो मैंने इस डिश में डालने हैं। और क्योंकि वो अपनी किसी भी ख्वाहिश में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए दोबारा से ज़ॉम्बी से बचते हुए शॉपिंग मॉल में आ जाता है। वो जब शॉपिंग कर रहा था तो एक अनजान शख्स जिसने हेलमेट पहना हुआ था वो अकीरो पर हमला कर देता है। उसने जब हेलमेट उतारा तो पता चला कि अनजान शख्स एक लड़की है जो भी ज़ॉम्बी से बचकर अभी तक रह रही है। इसका नाम शिजुका था। वो अकीरो से बात करने लगी, लेकिन तभी ये देखते हैं कि स्टोर के बाहर एक आदमी पर ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया है, जो देखकर अकीरो उसकी मदद करने बाहर गया। इस वजह से 2 ज़ॉम्बीज़ भी स्टोर के अंदर घुस गए। अभी लड़की शिजुका जानती थी कि इनसे कैसे निपटना है। वो एक म्यूजिक बजा देती है जिससे ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ भागने लगी। यहाँ दिखाया गया कि शिजुका बहुत बहादुर है। वो अकेले इनसे लड़ने लगी और बड़ी आसानी से एक हथियार की मदद से ज़ॉम्बीज़ को ठिकाने लगाती है। इस वजह से अकीरो काफी खुश हो गया। यहाँ उसे इस बात का एहसास हुआ कि ये ज़ॉम्बीज़ आवाज की तरफ खींचे चले आते हैं, जिसके बाद शिजुका यहाँ से जाने लगी। बाहर आकर अकीरो उससे बात करने लगा, कहता है कि हमें साथ रहना चाहिए, जिस पर वो साफ साफ मना कर देती है कि नहीं, मुझे जिंदा रहना है। इस सूरत हाल में खुद को कैसे भी करके बचाना है, पर तुम जैसे बेवकूफ इंसान को साथ रखकर मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकती जो किसी की जान बचाने के लिए अपनी और दूसरों की जान को भी खतरे में डाल दी। इसके बाद अकीरो घर आ गया, जहाँ उसे अचानक अपने उसी दोस्त का ख्याल आया जिसके साथ अकीरो की बहस हो गई थी। ये फौरन उसे कॉल करता है। तब पता चला कि अकीरो का वो दोस्त भी एक बिल्डिंग में फंसा हुआ है। वो जिस कमरे में कैद है उसके बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मौजूद हैं, जिसके कभी भी बाहर निकलने पर उसे मार देंगे, क्योंकि वो उसका ही इंतजार कर रही है। उसका दोस्त बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो अकीरो को बताता है कि मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। इस पर अकीरो उसे तसल्ली देता है कि मैं आऊंगा तुम्हें बचाने। तब उसका दोस्त मना कर देता है कि तुम अपनी जान को खतरे में मत डालो, क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल है किसी के लिए भी ठीक नहीं। लेकिन फिर भी अकीरो अपने कॉलेज का बेसबॉल वाला यूनिफॉर्म पहनकर बड़े हौसले से टोक्यो की खतरनाक सड़कों पर निकल जाता है। जब भी उस बिल्डिंग के बाहर पहुंचा तो ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाने के लिए ये म्यूजिक लगा देता है। जैसे ही सारे ज़ॉम्बीज़ म्यूजिक में उलझे, ये जल्दी से बिल्डिंग के अंदर आ गया और अपने दोस्त को बचा लेता है। ये दोनों अब यहाँ से बचकर एक होटल में गए, जहाँ ये जी भर के खाना खाते हैं और खूब शराब भी पीते हैं। जाहिर है इन दोनों ने यहाँ खूब एंजॉय किया। यहाँ अकीरो अपने दोस्त को कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, उससे मैंने ख्वामा का तुमसे झगड़ा कर लिया। इस पर उसका दोस्त माफ करके अच्छे से उससे बात करने लगा और अभी दोनों दोस्त वादा करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम हमेशा साथ रहेंगे। इस बातचीत के दौरान उसके दोस्त को पता चल जाता है कि अकीरो ने अपनी ख्वाहिशों की एक लिस्ट बनाई हुई है जिन्हें वो पूरा करके ही रहेगा। तो उसका दोस्त पूछता है कि अब आगे तुम क्या करने वाले हो।
जिस पर अकीरो खुश होते हुए जवाब देता है, अब मैं एक सुपर हीरो की तरह लोगों को बचाना चाहता हूँ। इस पर उसका दोस्त सलाह देता है कि ये ना ही करो, क्योंकि इस वक्त टोक्यो के हालात बहुत खराब है, तो बचे हुए इंसानों को बस यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए, इससे बढ़ के कुछ नहीं। वो ये भी कहता है कि अकीरो, तुम आखिर एक इंसान हो, तुम एक सुपर हीरो जैसे सुपरमैन और स्पाइडरमैन जैसी कोई ताकतें भी नहीं पाई जाती, तो फिर तुम कैसे इन खतरनाक ज़ॉम्बीज़ का सामना कर पाओगे, वो भी अकेले। जिस पर अकीरो मुस्कुराते हुए उसे एक एक्वेरियम के बारे में बताता है जो टोक्यो शहर की दूसरी साइड पर बना हुआ था, और बताता है कि वहाँ बहुत सारी मछलियाँ और एक बहुत बड़ी शार्क भी है, और उस एक्वेरियम में एक शार्क सूट भी है जो खास उन लोगों के लिए बनाया जाता है जो समुद्र की गहराइयों में गोताखोरी करने जाते हैं। वो सूट बहुत मजबूत होता है क्योंकि मेटल का बना हुआ है, उसे पहनकर ज़ॉम्बीज़ हम पर हमला नहीं कर सकते। तो अब ये दोनों दोस्त फैसला करते हैं कि हम उस एक्वेरियम में जाकर इस सूट को लेंगे, फिर उसे पहनकर एक साथ यहाँ से निकलेंगे। तो प्लान के मुताबिक दोनों बाहर निकले ताकि एक्वेरियम जाने के लिए जो सामान इन्हें चाहिए वो इकट्ठा कर सके। वो एक दुकान के पास पहुँचे, लेकिन जब उनकी नजर सामने सड़क पर गई तो वहाँ एक बस आकर रुकती है जिसके अंदर बहुत सारे मुसाफिर थे। अब बस को देखकर सड़क पर फिर रहे ज़ॉम्बीज़ इस बस पर हमला कर देते हैं और अंदर घुसना शुरू भी कर देते हैं। ये देखकर बस के लोग जल्दी से उतरकर सड़क पर इधर उधर भागने लगे। ये सूरत हाल देखकर अकीरो और उसका दोस्त कुछ लोगों को बचाते हैं और उस दुकान में आकर दुकान को बंद कर देते हैं। अब इन मुसाफिरों में एक लड़की वो भी थी जो पहले भी अकीरो से मिल चुकी थी, इन्हें शिजुका। अब यहाँ पता चला कि ये बस भी दरअसल एक्वेरियम की तरफ ही जा रही थी, क्योंकि ये सुनने में आया था कि वो जगह ज़ॉम्बी से बिल्कुल महफूज है, और क्योंकि वहाँ मछलियाँ भी हैं तो खाने पीने का सारा इंतजाम भी मौजूद है। अब ये लोग जब दुकान पर इंतजार कर रहे थे तो हम नोटिस कर लेते हैं कि इन मुसाफिरों में से एक के हाथ पर ज़ॉम्बी ने काटा हुआ है, जिसका मतलब कि वो भी इस वायरस का शिकार हो चुका है। पर इस बात से सभी अनजान थे जो दुकान पर इधर उधर जा रहे थे। जिस बीच वो आदमी ज़ॉम्बी बन जाता है और इन सभी पर हमला कर देता है। वो दो लड़कियों को आकर पकड़ लेता है और बुरी तरह उन्हें काट कर खा जाता है, जो देखकर अकीरो और उसका दोस्त शटर खोलकर यहाँ से भागने ही लगी थी कि तभी वो देखते हैं कि वो आदमी और दोनों लड़कियाँ जब ज़ॉम्बीज़ बन गई हैं, उन्होंने शिजुका को चारों तरफ से घेरा हुआ है, जो देखकर अकीरो वहाँ पटाखे फोड़ता है, जिन्हें देखकर ज़ॉम्बीज़ डर गए और वहाँ से भाग जाते हैं। जिस चीज का फायदा उठाकर ये तीनों शटर खोलकर यहाँ से बाहर भाग आते हैं। बाहर इन्हें एक आरवी वैन मिलती है जिसके अंदर ये लोग जल्दी से बैठकर यहाँ से आगे बढ़ गए। ये लोग फैसला करते हैं कि अब हम तीनों साथ रहेंगे। इसके लिए पहले तो शिजुका नहीं मानती, लेकिन अकीरो उसे राजी कर ही देता है। ये लोग फैसला करते हैं कि हम कैसे भी करके एक्वेरियम तक पहुँच कर ही रहेंगे। या अकीरो शिजुका को भी अपने सपने के बारे में बताता है कि मैं एक सुपर हीरो की तरह ज़ॉम्बीज़ का खात्मा करना चाहता हूँ और लोगों को बचाना चाहता हूँ। या शिजुका को उसका ये सपना बिल्कुल बेकार और बचकाना लगता है। अब सबकी जान बचाते वक्त अकीरो के हाथ पर चोट लग गई थी, जिस पर शिजुका मरहम पट्टी करती है। या वो भी अपने सपने के बारे में बताती है कि इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से पहले मैं भी एक डॉक्टर बनना चाहती थी। इस दौरान हमने देखा कि वो तीनों काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं और अकीरो ने जिन जिन जगहों की लिस्ट बनाई थी ये हर उस जगह पर जाकर खूब इंजॉय करते हैं। अब ऐसे ही वो दिन भी आ जाता है जब ये एक्वेरियम पहुंच जाते हैं। यहाँ आकर इन्होंने देखा कि हर कोई काम पर लगा हुआ है। कुछ लोग सामान रख रहे हैं, कुछ ले जा रहे हैं, कुछ मछलियाँ पकड़ रहे हैं तो कुछ बाहर एक्वेरियम की रखवाली कर रहे हैं। यह अकीरो को अपने पड़ोस वाला वो कपल भी दिख जाता है जिससे उसने कहा था कि मैं खाना लाऊंगा। इससे पहले कि अकीरो कुछ समझ पाता कि यहाँ क्या चल रहा है, तभी वहाँ उसका बॉस आ गया जो फिल्म बनाने वाली कंपनी में अपने सभी वर्कर से बहुत काम लिया करता था। यहाँ वो अकीरो को बताता है कि जब ज़ॉम्बीज़ का हमला शुरू हुआ था तो हम यहाँ एक्वेरियम में शूटिंग कर रही थी, पर जब हमें पता चला कि टोक्यो शहर तो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की लपेट में आ चुका है तो मैंने इस जगह को महफूज जगह बना लिया, यहाँ पर काम शुरू करवा दिया ताकि यहाँ जरूरत की हर चीज हो, और फिर बचे हुए लोगों को यहाँ पनाह देकर उनसे अपना काम लेने लगा। इसके बाद वो अकीरो को बाहर घुमाने लेकर गया और बताता है कि अलग अलग शहरों से बहुत सारे लोग यहाँ आए और अब यहाँ साथ काम करके मिलजुल कर रह रहे हैं। कुछ लोग खाना बनाते हैं, कुछ सामान लेने बाहर जाते हैं और कुछ यहाँ की निगरानी करते हैं, जो तुमने देख ही लिया होगा। यहाँ तक कि मैं एक्वेरियम के बाहर वाले ज़ॉम्बीज़ को भी अपने काम के लिए इस्तेमाल करता हूँ। वो बाहर से आने वाले लोगों पर हमला करते हैं जो यहाँ चोरी के इरादे से आते हैं और इस तरह हमारे एक्वेरियम की जरूरत का सामान उन चोरों से महफूज रहता है। अब तक इसकी बॉस ने अकीरो के दोनों साथियों को भी काम पर लगा लिया था, यानी उसके दोस्त और शिजुका को, और क्योंकि अभी तक अकीरो काम पर नहीं लगा था इसलिए उसका बॉस कहता है कि तुम भी यहाँ दोबारा से काम करने लग जाओ जैसे तुम पहली मेरी कंपनी में काम किया करती थी। इस पर अकीरो जवाब देता है कि मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिशों की लिस्ट है जिन्हें मैं पूरा करके ही रहूंगा। ये सुनकर उसका बॉस उसका मजाक बनाता है कि बाहर रहना तुम जैसे कमजोर और बुजुर्ग लोगों के लिए खतरा है, जबकि एक्वेरियम के अंदर तुम और तुम्हारे दोस्त महफूज रहेंगे। जो सुनकर अकीरो यहाँ ना चाहते हुए भी मान जाता है। वो बेचारा ये सोच रहा था कि एक बार फिर मैं उस जिंदगी में आ गया हूँ जहाँ हम वर्कर से जानवरों की तरह काम लेकर बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। जाहिर है यहाँ भी इनके साथ वही सलूक किया जा रहा था। उनका बॉस और उसके साथी अच्छे अच्छे खाने खाते थे, जबकि बेचारे वर्कर्स
को बामुश्किल 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी और ढेर सारा इनसे काम लिया जा रहा था। जाहिर सी बात है, ऐसी माहौल में रहना उनके लिए बहुत मुश्किल था। इसीलिए उसके दोनों साथी यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं और अकीरो को भी इसके लिए मनाने लगी, पर वो इसके लिए मना कर देता है क्योंकि वो अपने दोस्तों की जिंदगी को मुश्किल में नहीं डाल सकता था। बेशक उन्हें यहाँ बहुत सारा काम करना पड़ रहा था, उनके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा था, पर इस बात में कोई शक नहीं कि ये जगह महफूज थी। जिस पर शिजुका उसे उसकी ख्वाहिशों वाली लिस्ट दिखाती है और उसे याद करवाने लगी कि तुम खुद में ही एक हीरो हो। ये एक्वेरियम आज महफूज है, कल यहाँ पर क्या हो कोई नहीं जानता, इसलिए तुम्हें अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए और अपने अंदर के हीरो को पहचानना चाहिए। यह दोबारा से उसका बॉस अकीरो को यहाँ रुकने के लिए मनाने लगा, पर इस बार वो साफ साफ मना कर देता है क्योंकि शिजुका की बातें उस पर असर कर गई थी। वो फैसला कर चुका था कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाऊंगा और अपनी ख्वाहिशों वाली लिस्ट को पूरा करूंगा। बाहर हम देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी ड्राइवर पर हमला करके उसे बाहर फेंक के मारता है और कुछ सामान वाले ट्रक पर सवार होकर एक्वेरियम के अंदर आ जाता है। ये ज़ॉम्बी अंदर आकर एक गार्ड पर हमला करके उसे काट लेता है और ऐसे वो भी इस वायरस का शिकार हो गया और बाकियों को काटने लगा, जिससे देखते ही देखते इस एक्वेरियम में सभी ज़ॉम्बीज बनने लगते हैं और वहाँ तबाही मचा देते हैं क्योंकि वो पूरे एक्वेरियम में फैल चुके थे। अब इन हालात में उनका खुद गर्ज बॉस अपने ही साथियों को ज़ॉम्बीज के सामने फेंक कर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से बाहर भाग गया, जबकि अकीरो अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर उन ज़ॉम्बी से लड़ने लगा और लोगों की जान बचाकर एक महफूज जगह पर ले आता है जो एक कमरा था और यहाँ का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। अब इनको लग रहा था कि हम यहाँ महफूज हैं, पर हालात तो तब खराब हुए जब ये ज़ॉम्बी वायरस एक्वेरियम के शार्क में भी फैल गया। वो भी बदलकर ज़ॉम्बी मॉन्स्टर बन गई, एकदम से बाहर आके गिरती है। अब इन लोगों को लग रहा था कि वो जमीन पर है तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, लेकिन तभी अचानक उसके नीचे वाले हिस्से से उन सभी लोगों के पैर निकलने लगे जिन्हें इस शार्क ने खाया था। इसलिए वो चलना शुरू कर देती है और इन लोगों पर उसने भारी हमला कर दिया था, पर क्योंकि वो आहिस्ता चल रही थी तो इसलिए वापस उसी कमरे में आ गई। पर क्योंकि शार्क का ऐसे खुले में घूमना बहुत बड़ा खतरा था, इसलिए अकीरो वो शार्क वाला सूट पहनकर बाहर आता है और एक एक करके लोगों को बचाने लगता है। यहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज ने एक साथ उस पर हमला भी किया, लेकिन सूट की वजह से उसे कुछ नहीं हुआ। अब ये लोग आवाज पैदा करके बहुत सारे ज़ॉम्बीज को तो ठिकाने लगा देते हैं, लेकिन शार्क पर इस आवाज का कुछ नहीं हुआ, वो नहीं मरी, अभी भी जिंदा थी। इसलिए शिजुका को एक आइडिया आया, वो बहुत सारी पावर बैटरीज लेकर उन्हें एक साथ जोड़ने लगी और अपने दोनों दोस्तों को अपना प्लान बताती है कि हम इन बैटरीज की मदद से बहुत सारा करंट पैदा करेंगे जिसकी मदद से शार्क को मारा जा सकता है। जिसके बाद शार्क अकीरो पर हमला कर देती है क्योंकि लोगों को बचाते बचाते वो बाहर गिर गया था जहाँ शार्क उसके बहुत करीब आ गई थी। तो अब यहाँ वो उठा और शार्क से लड़ने लगा था। यहाँ उसका दोस्त अकीरो की जान बचाने और शार्क का खात्मा करने के लिए अकीरो की तरफ वो बैटरीज फेंकता है। अकीरो जल्दी से करंट वाली बैटरीज पकड़ के शार्क की नाक पर मुक्का मारता है क्योंकि वो जगह नाजुक होती है। फिर उसने बैटरीज को शार्क के मुंह में फेंक दिया, जिससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और शार्क की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर अब जब ये सारे लोग बाहर आए तो इन्हें वो बॉस मिल गया जिसे सिर्फ अपनी ही जान की परवाह थी। वो इनसे कहता है कि चलो आओ अंदर दोबारा से काम पर लगो क्योंकि बाहर की दुनिया इससे भी खतरनाक है। पर उसके वर्कर्स को तो पहले ही उस पर गुस्सा था, इसलिए वो उसे डरपोक और बुज़दिल कहकर पुकारते हैं और काफी बुरा भला भी कहते हैं। फिर सब मिलकर कहने लगी कि आज से हमारा लीडर हमारा हीरो अकीरो है क्योंकि इसने अपने जान पर खेलकर हम सबकी जान बचाई। इसके बाद अकीरो और उसके साथी सभी वर्कर्स को बहुत सारा खाना और जरूरत का सामान देते हुए आखिरी अलविदा कहते हैं और ये सारे ही लोग फैसला करते हैं कि अकीरो की तरह हम भी अपने अपने सपनों को पूरा करेंगे। अब ये तीनों दोस्त भी अपने अपने सपने एक कागज पर लिखते हैं जिन्हें वो पूरा करके ही रहेंगे। यह शिजुका लिखती है कि मैं डॉक्टर बनूंगी, जबकि उसका दोस्त एक प्लेयर, और यह अकीरो अपना ये सपना लिखता है कि मैं सुपर हीरो बनकर लोगों की हिफाजत करूंगा। जिसके बाद ये तीनों दोस्त उसी आरवी वैन में बैठकर यहाँ से निकल गए क्योंकि इन्होंने फैसला किया था कि अपनी सभी ख्वाहिशों को पूरा करते करते ये पूरे मुल्क की सैर भी करेंगे क्योंकि ये भी तीनों की ख्वाहिशों में से एक ख्वाहिश थी जहाँ इन्हें बहुत सारे एडवेंचर्स का सामना हो सकता है क्योंकि सपने इनके बहुत बड़े हैं जिन्हें पूरा करने के लिए इन्हें मौत के बीच से होकर गुजरना पड़ेगा, यानी इन खूंखार ज़ॉम्बीज से। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।